भीड़ में एक चेहरा मेरू रेबार की इस खास पहल में आज जिस अतिथि को हम अपने सामने ला रहे हैं उनका नाम है रमा डोभाल। इससे पहले कि उनका परिचय आपसे कराएं, उनसे चर्चा करें, एक छोटा सा परिचय उनके बारे में। भीड़ में एक चेहरा मेरू रेबार की खास पहल में आज की मेहमान श्रीमती रमा डोभाल, पत्नी स्वर्गीय शांति प्रसाद डोभाल की शैक्षणिक योग्यता एमए हिंदी है, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और अपने सामाजिक कार्यों के लिए अलग अलग मंचों पर कई बार पुरस्कृत हो चुकी हैं। इनके द्वारा कोरोना काल में अपने क्षेत्र में स्वयं मास्क बनाकर जरूरतमंदों को वितरित किया गया। गरीबों को राशन, कपड़े, चाय इत्यादि वितरित की गई। श्रीमती रमा डोभाल अब तक 25,000 से अधिक निःशुल्क मास्क वितरित कर चुकी हैं। शादी के 4 महीने में ही विधवा हो गई, लेकिन आपका ये दुख आपको अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं पाया। आपकी अपनी कोई संतान नहीं है, फिर भी आपने गरीब बच्चों को अपने बच्चे मानकर उनका समय समय पर किताब, कॉपी, ड्रेस और फीस तक दी गई। वही बच्चे आज बड़ी बड़ी नौकरियों पर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं और रोजगार प्राप्त कर अपनी जीविका कमा रहे हैं। आपको उत्तरकाशी में कई सामाजिक, धार्मिक और स्वैच्छिक संगठनों ने सम्मानित किया है। आप धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों में सक्रिय हैं। समय समय पर कई आपदाओं में भी आप सहयोग देते रहते हैं। आज 65 साल की उम्र में भी आप निरंतर जन सेवा में सक्रिय हैं। अपनी पेंशन से ही आपने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी एक अच्छी खासी रकम दी है और आज भी उत्तरकाशी की 3 प्रमुख संस्थाओं रोटरी क्लब, रेड क्रॉस और वीरांगना समिति की सदस्य हैं। आप जैसी कर्मशील मातृशक्ति को सत सत प्रणाम। 2 मिनट के परिचय में इतने लंबे संघर्ष को समझाना बेहद मुश्किल है। लिहाजा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद रमा डोभाल जी और साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश बगुना जी। आपका स्वागत है। सबसे पहले एक कड़ा अनुभव जो आपने लिया है, एक सबसे कड़ी सच्चाई, जिंदगी की सच्चाई से आप जूझी हैं उस वक्त जब एक छोटी सी उम्र थी, 4 महीने शादी को हुए थे, उसके बाद एक बड़ा जो पहाड़ आप पर टूटा। किस तरह का संघर्ष आज के दौर में भी कठिन है, आप उस दौर की हैं, काफ़ी पीड़ा हुई है। उस संघर्ष के बीच में आपने जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़ने का काम किया, किस तरह ये हो पाया? इस दुख की घड़ी में आपने अपने आप को संभाला, समाज ने भी कुछ कहा, उसके बाद आपने जो रास्ता चुना, आज भले ही प्रेरणा स्रोत बन गई है, क्या कहेंगे? हाँ, मैं तो शादी के 4 महीने बाद ही विधवा हो गई थी, तो मेरे पे दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन मैंने सबको अपना बच्चे समझ करके, सारे जितने समाज के बच्चे हैं, जितने लोग हैं, उनको भाई समझ करके और अपने ट्रेनिंग की, बीटीसी की, उसके बाद मैं सर्विस लगी। तो सबसे पहले मेरी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय बसों में शुरू हुई और विभिन्न विद्यालयों में सेवा की। कन्या जूनियर हाई स्कूल मुखवा में भी मैंने बर्फानी इलाके में 10 साल तक सेवा की और सामाजिक सेवा भी की। बिल्कुल, इतना सरकारी सेवा भले ही आप लगे थे वहाँ पर, लेकिन काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब हाँ, पति साथ नहीं होता। हाँ। उन कड़ी पीड़ाओं के बीच ऐसा कैसा मौका आया जब आपको लगा कि अब अपना सहारा पूरी दुनिया को अपने बच्चा बनाना होगा, अपने भाई बनाना होंगे और सामाजिक कार्य से जुड़ना होगा? वो किस तरह की घटना आई इस तरह से? बहुत कठिन था उस समय, पैदल भी बहुत होता था रास्ता, कई जगह पैदल जाना पड़ता था, बर्फ से रास्ते खराब हो जाते थे, तो अपने भाई साथ में जाते थे पहुंचाने के लिए, लाने के लिए। बड़ी कठिनाई होती थी अकेले जीवन में। फिर थोड़ा बहुत सामाजिक सेवा भी करते, लेकिन उस समय बड़ा संघर्ष करना पड़ता था अकेले जीवन में। तो हमने इस तरह से सेवा की, छोटे बच्चों को अपने साथ रखा, घर में भी पढ़ाया उनको, तो यहाँ कमरे में पढ़ाते थे उनको। और इस तरह से जो है गांव वाले भी अच्छा सहयोग करते थे। हमारे गांव वाले मेरे सहयोग करते थे, जहाँ पे जो जरूरत जिसको पढ़ते थे मेरे पास आते थे कुछ। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद आपका काफ़ी नाम चर्चाओं में आया जब कहते हैं कि 25,000 से ज़्यादा मास्क आपने बनाए। मास्क दीदी लोग कहने लगे आपको। आप खुद घर पर अपने आप मशीन चलाकर मास्क बना रही थी, लोगों को ज़िंदगी से बचा रही थी। तो ये कैसे लगा आपको? कैसा मोड़ आया कि आपको ये काम करना चाहिए? मुझे कई लोगों ने प्रेरणा दी, जैसे महेंद्र पाल परमार जी हैं, डिग्री कॉलेज में है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी प्रेरणा दी। कई लोगों ने प्रेरणा दी। पुरी जी हैं,
हमारे महंत हैं विश्वनाथ मंदिर के, कई लोग हमारे जो है, मैं रेड क्रॉस से भी जुड़ी हूँ और वीरांगना सागर से जुड़ी हूँ और रोटरी क्लब से भी जुड़ी हूँ, हिमालय प्लांट बैंक से जुड़ी हूँ। सभी लोगों ने सराहना की। तो मैं सिलाई तो जानती थी, तो मैंने कहा मैं इस काम को करती हूँ घर में बैठ। रिटायरमेंट के बाद मैंने सारे कपड़े बजाते लाती थी। उसके बाद में जो है मेरे परिवार वालों ने भी बहुत सहयोग किया, कपड़ा ला के मेरे पास देते थे कि तेरी एज ज़्यादा है, तू मत जा बाहर। तो मैं कई बंडल कपड़े ला करके सिलते रहती थी। मेरे अंदर इतना ज़्यादा ऊर्जा आ गई थी कि मैं समाज की सेवा करूंगी। और मास्क बना बना करके सफाई कर्मचारी पहाड़ में जो काम कर रहे मजदूर, तो रोजी रोटी के लिए सड़कों में काम कर रहे गरीब गरीब लोग, खेतों में खलिहानों में खुद में इसका गाइडलाइन का पालन करते हुए जाते थे और सब जगह खुद मास्क बांट के आते थे कि कौन इसका जो है जिम्मेदार है इसको देने का। तो हर जगह में जाती थी उनके बच्चों को। और हमारे जो साधु सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचारी लोगों के लिए व्हाइट बनाती, साधुओं के लिए गेरुए रंग के बनाती, जो जैसा होता उसके लिए मैं वैसे कपड़े लाती और वैसे तरह के मास्क बनाती। कई स्कूलों में भी गरीब बच्चों के लिए मैंने मास्क बना बना करके बांटे। तो 35,000 तक बनाते बनाते मैं इतना तक बिल्कुल, बनाते थे। 35,000 मास्क बांट चुके हैं कोरोना काल के बाद। एक तरफ जहां भरा पूरा परिवार जिसका होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, पति होता है साथ में, तो वो अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करता है। आपके साथ ये नहीं थी, ये कड़ी पीड़ा आपने झेली है, उस दौर की झेली है। उसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा जिला लगता है अपना हिस्सा है। तो ये कैसे बना लिया आपने? जो लोग सुरक्षित महसूस करते थे परिवार के साथ, आप अपना परिवार ना होते हुए भी आपका इतना बड़ा परिवार है जो आपके साथ आज जुड़ा हुआ है। ये किस तरह की फीलिंग, कहाँ से शुरुआत हुई इस चीज की, कैसे महसूस मुझे करते? बहुत आनंद आता था समाज सेवा करने में। बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी कि हम किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। जो लोग उस तरह में उस समय मास्क नहीं उपलब्ध हो रहे थे कहीं भी, तो मैंने ये सोचा कि मैं जो अगर इनके प्राणों की रक्षा कर सकती हूँ तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई समाज की सेवा नहीं हो सकती। तो मैं चीनी चाय ये भी देती थी लोगों को और साथ में मास्क के बैग ले जा करके कई प्रधान लोग बेचारे साथ देते थे बांटने में। जैसे ज्ञान जगही में कौआ गई, बसुंगा गई, बड़ेती गई, कई गांव में जब गई तो प्रधान लोग भी मेरे साथ खड़े हो जाते थे बांटने। बड़ी खुश होते थे कि मैडम इतना संघर्ष कर रही, तो हम भी इनके साथ साथ जो है जहाँ जहाँ भीड़ होती थी वहाँ वहाँ मुझे ले जाते थे कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ है, यहाँ पे बांटो, यहाँ पे लोग खेतों में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बांटो। तो सब लोगों ने मेरा सहयोग किया। मेरे सब प्यारे हैं, सब अच्छे मेरे बच्चे हैं, सब पढ़ाए हुए बच्चे, सब लोगों ने मेरा सहयोग किया और उनसे मुझे बहुत ऊर्जा मिली। उस दौर से लेकर जब आप शादी के 4 महीने बहुत कम समय होता है, आपने ये पीड़ा झेली है, तब से लेकर जो महिलाओं की स्थिति थी और आज का दौर है, कितना परिवर्तन आया है? क्या आपको भी लगता है कि आज भी कुछ कुछ कहना चाहेंगी या काफी कुछ हो चुका है महिलाओं के साथ? क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हीन भावना भी थी समाज में। कोई कपड़ा नहीं पहनने देता था, कोई जो है, कोई थोड़ा लाल पीला पहन लिया तो लोग वो करने टॉर्चर करने लगते थे। बड़े हम दबाव से रहते थे, बड़े अच्छे झुक के हम चलते थे, कहीं पे खड़ा नहीं होना था, किसी से बात नहीं करनी थी। तो ऐसा दूसरी शादी करने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन ऐसे भी नहीं था कि खुल के हम चल भी नहीं ज़्यादा। स्त्रियों को भी ज़्यादा पढ़ाया जाता, नौकरी भी कमी करती थी उस समय, लेडीजें कमी करती थी नौकरियां। लेकिन धीरे धीरे समाज आज बहुत आगे बढ़ गया है, शिक्षा से ये प्रभाव पड़ा। आज जो दूर दूर के लोग जो बच्चों को, लड़कियों को शिक्षित कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो ये आज ये नारा चल रहा है, उससे काफी समाज में बदलाव आया है। और आज लड़कियां जितनी खुल गई हैं, कानून में भी बहुत बदलाव आया है। ये तो था ही कि लड़की दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन खुल नहीं सकती थी लड़कियां। लेकिन आज के कानून में जो बदलाव आ रहा है, उससे लड़कियां भी जो है अपने जागरूक हो रही है अपने भविष्य के प्रति कि हम साथ रहेंगे तो साथ साथ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के दौर में काफी परिवर्तन आ गया है। हमारे साथ रमा डोभाल जी जुड़ी हैं, स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश बहुगुणा जी। कंटिन्यू कीजिए। और आज हमारे साथ जो रमा डोभाल जी हैं, आप 75 में आपने 10th किया और 80 के दशक में आप ग्रेजुएट हो गए थी। यानी अपने जमाने में, उस जमाने ग्रेजुएट होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तमाम संघर्षों के बाद ग्लेशियर एरिया में आपने ड्यूटी दी। कुछ अपना अनुभव और ग्लेशियर एरिया, बर्फीले एरिया में, मुखबा जैसे गंगोत्री के नजदीक जब बर्फीले एरिया में आपने ड्यूटी दी, वहां का कुछ बताएं आप दर्शकों को। वहां क्या सीन, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाती थी, कैसे फेस करती थी? वहाँ पर जो है, जो हम बर्फानी इलाके में हमने सर्विस की,
तो जब वहां पे बर्फ गिरती थी तो चारों तरफ सफेद चादर जैसे उड़ जाती थी, खूब 10-10, 8-8, 9-9 फीट तक बर्फ पड़ जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से रात को बर्फ पड़ती, सुबह उसमें पाला जम के फिसलन हो जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से गांव के बुजुर्ग लोग थे वो रास्ता बनाते थे स्कूल के लिए। कभी कभी तो स्कूल भी पूरे दब जाते थे। फिर स्कूल जहाँ पे हम कमरे थे वहीं पे ब्लैक बोर्ड ढाके बच्चों को वहीं पे पढ़ाते थे। सफेद चादर बर्फ की पड़ी हुई है, काला ब्लैक बोर्ड लगा रहता था वहाँ पे बच्चों को। जो भी बच्चे वहाँ पे रहते थे, बाकी तो माइग्रेट हो जाते थे नीचे, लेकिन जो कुछ कुछ बच्चे वहाँ पे रहते थे उनको इकट्ठा करके वहाँ पे पढ़ाते थे और बच्चों के साथ जो है मनोरंजन करते थे, खेलते भी थे बच्चों के साथ, उनको कुछ सिखाते भी थे। तो इस तरह से वो बर्फ का जो भयंकर जो दृश्य होता है, लगता था हम कभी नीचे नहीं जा पाएंगे, बर्फ पड़ गई, सारे रास्ते बंद हो गए, कि केवल पक्षियों की कभी आवाज आती थी, बाकी नल भी फट जाते थे, पानी भी नहीं मिलता था, न वहाँ टमाटर मिलता, न वहाँ सब्जियां मिलती, सब कुछ भर के रखना पड़ता था वहाँ पे, सब कुछ। अच्छा, हमारी जो सर्वेयर टीम है, ऐसे भी हमारे पास आपके बारे में जो रिपोर्ट है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आपने एज अ उन बच्चों के साथ, उन अनाथ बच्चों के साथ जिनका कोई नहीं होता था, जिन्होंने स्कूल पढ़ाई नहीं की है, उनको आपने एक मातृत्व का दर्जा दिया और वो आपको आज बहुत याद करते हो, कामयाब भी हुए। तो क्या उस दौर को भी थोड़ा आप बयां करेंगी, कैसे आप उन बच्चों को आप मातृत्व का जो प्रेम देती थी? हाँ, तो कस्तूरबा गांधी स्कूल में भी रही मैं। तो वहां पर वो बच्चे जो है घर से जब आ जाते थे, कुछ अनाथ होते थे उनमें बच्चे, वो हमारे साथ रात दिन रहते थे। तो हम कभी कभी लड़कियां बीमार होते अपने साथ सुला देती मैं बच्चों को प्यार से, उन बच्चों को समय पे खिलाना, समय पे उनके कभी कभी बाल भी खुद बना देते थे बच्चों के। तो इस तरह से बच्चे जो है वहाँ पे ऐसा फील करते थे, मुझे तो माँ समझते थे बच्चे। बच्चे सोचते थे कि जब हमारी शादी होगी तो मैडम ही हमारी शादी करेगी शायद। मैडम, कुछ मैडम, ऐसा किस्से आए आपके पास कि जो पुराने बच्चे मिले हों कभी, जो बड़े हो गए हों, ऐसा कुछ? हाँ, कई बार जो है आते हैं कुछ पुलिस में लगी हुई लड़कियां, कई लड़के जो है जॉब कर रहे हैं देहरादून में, पहचान लेती हैं, हाँ, मुश्किल होती है पहचान पहचानने लेती में, हैं, बच्चे दौड़ खुद दौड़ के पहचानते आती हैं। हैं। हाँ, दौड़ दौड़ के आती है लड़कियां बड़े प्यार से मिलने के लिए। तो कई लड़कियां कामयाब हो गई हैं उनमें। अच्छा, ये कहेंगे कि राजनीति जो आपके दौर की थी, अब जो महिलाओं की स्थिति है, जो राजनीतिक परिवर्तन आया, उसके बारे में क्या कहेंगी? कितना महत्वपूर्ण रोल है समाज सुधारने में, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने में, विकास कार्यों में महिलाओं का? आज की जो महिलाएं हैं किस तरह से अपने आप को मजबूत कर सकती हैं? आपने उस दौर में मजबूत किया अपने आप को जब ये सब सुविधाएं नहीं थी, आपने अपने आप को किसी तरह से संभाला, सामाजिक कार्य में लगाया। आज की महिलाएं जब कह रही हैं सारी सुविधाएं मौजूद हैं, किस तरह से दिशा परिवर्तन कर सकती हैं, विकास कार्यों में हिस्सा ले सकती हैं? हाँ, आज तो महिलाओं के भी कई संगठन बने हुए हैं गाँव में, जो कई प्रकार से लड़ाई लड़ रही हैं अपने लिए, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। समय समय पर जो है कई मांगे रख करके यहाँ तक प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। पहले इतना नहीं था कि लड़कियां महिलाएं इतना आगे नहीं आती थी, लेकिन आज जो है समाज में काफी बदलाव आ गया है। महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं और अपनी हर मांग के लिए, हर उसके लिए जूझ रही हैं। कंटिन्यू बोलना चाहिए। अच्छा रामा डोभाल जी, मैं वर्तमान की आपकी बात करूं, जब आप स्कूलिंग जाते थे तो आपके दौर में जो आपके सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स थे उसमें सिर्फ फादर का नाम होता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का जब गाइडलाइन जारी हुआ, समस्या आई, अब माता का नाम भी सर्टिफिकेट में होता है। ये आपके जानकारी में है क्या? और क्या बोलेंगे आप इसको लेकर के, जब अब डॉक्यूमेंट्स में माता का भी नाम होता है, क्या है ये? अब तो माता का नाम भी होता है कि दोनों को बराबर दर्जा दिया गया था, बीच में दोनों को बराबर दर्जा था कि माँ का नाम भी आएगा, पिता का नाम भी आएगा। लेकिन अब सुनने में आता है कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि ये अब जरूरी नहीं है। वो उनके लिए है जो अनाथ हो जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, अनाथ है, पले हुए बच्चे होते हैं। तो जब समस्या आती है, जब वर्तमान में आपके दौर में जैसे कि आपने संघर्ष किया, लेडी जो है विडो हो जाती थी, कोरोना काल में अनेक ऐसी महिलाएं जिनके पति की डेथ हो गई और उनके भी कई मेल फीमेल दोनों विडोर भी बने हैं। तो अब तो आज के जमाने में जो अब आम हो गया, यानी सामाजिक तौर से भी, और वो समस्या देखने को नहीं हुई। तो क्या ये जो वर्तमान का फैसला है, क्या ये ठीक है, या जो आपके जमाने होता था कि शादी अलाउ नहीं था, आदमी पुरुष तो शादी करते थे, महिला नहीं करती थी, तो क्या आप इन फैसलों को लेके बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत जरूरी है कि जब पुरुष को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार बराबर महिलाओं को मिलने चाहिए और समाज में मान्यता मिलनी चाहिए उसको। सबसे पहले मान्यता की बात है। समाज जब मान्यता देगा तभी महिलाएं जो है सिर उठा करके चल जाएंगी। ये सब जो है, जब शादी भी करेगी तो अच्छे ढंग से वो अपने जी सके और वो
अपने वो ये न समझे, हीन भावना महसूस न करे। और लगभग 39 इयर्स आपने सर्विस की है और उस दौरान अनेकों नेक काम आपने किए। और सबसे वो ऐसा कैसा सबसे बड़ा काम है पूरी लगभग 40 साल के लगभग आपने सर्विस की उस दौरान, कि जो मोमेंट कभी भूल नहीं सकते आप, वो मोमेंट जरा बताएंगे आप, वो सेवा कौन सा वो दौर है जब आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला हो ये समाज को आगे बढ़ाने में? हाँ, बहुत मुझे ये लगता है कि स्कूलों में जैसे बच्चों को, जैसे अब बच्चे वहाँ से कोई बच्चे माइग्रेट हो गए दूसरी जगह आ गए और उनका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता, जैसे अनुसूचित जाति का है, इनका नहीं बन पाता, तो मैं उनको पैसे देती थी कि तुम उस गांव में जाओ और वहां से अपना बना के लाओ तो तुम्हारे जो है छात्रवृत्ति लगेगी। तो मुझे बड़ा आनंद आता था कि मैंने इनकी जो है इनका प्रमाण पत्र बनाया और आज इनकी छात्रवृत्ति लग गई। कई लोगों के मैं आधार कार्ड बनवाते थे, खुद बाजार में आकर के कहाँ मुहर लगानी, किसके पास जाना है, क्या करना है, और खुद आधार कार्ड बना करके उन बच्चों को कपड़े दिलाना, उनको किताब दिलाना, क्योंकि बिना आधार कार्ड का कुछ नहीं, बच्चे कुछ मान्य नहीं है। तो इस तरह से जो है मुझे बड़ा आनंद आता था सेवा करने में। कभी बच्चों को साबुन देना, तो बच्चों को स्कूल में तक नहलवाती थी मैं, जो बच्चे नहाने आते थे उनके स्कूल में पानी गर्म करके नहला देती थी मैं उनको। तो मुझे बड़ा आनंद आता था। किसी बच्चे के पास किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, फीस तो हमारे स्कूलों में नहीं होती थी, लेकिन किताब कॉपी जैसे चार्ट उपलब्ध कराना, कुछ कला वाले बच्चे शौकीन, जो बच्चे जिस चीज के शौकीन है उनको मैं वो चीज दिलाती थी, रंग पेंसिल वगैरह, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अब जो अभी कोरोना काल में हो या जिस तरह से महिलाओं के साथ जो अभी कई घटना घटी है, बहुत सारे कोरोना की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपनी ओर से? कोरोना के बाद जो है पूरा झकझोर दिया था कोरोना ने समाज को। तो मैं कहती हूँ हमें आज भी स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इतना बड़ा जो है हमें धोखा इतना ज्यादा हमें सबक मिला है कोरोना से। ऐसी महामारी थी जो बहुत ही भयंकर महामारी थी, एक युद्ध था, ये विश्व युद्ध जैसा था, ये कोई छोटा मोटा ये कोई वो नहीं था। तो इससे जो हमें सबक लेना चाहिए और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। कुछ समाज को आप जो आप देख रहे गौ, गंगा और बुजुर्ग, ये तीनों बहुत समस्या है, तीनों विकराल रूप है, तीनों की बेकदरी हो रही। कैसे समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कैसे इसमें सुधार आ सकता है? मैं कहती हूँ गौ, गंगा और बुजुर्ग, जैसे हम गंगा माँ को मान रहे हैं, गाय माता को भी हमें मानना चाहिए और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों के अंदर संस्कार भरने चाहिए। बड़े लोग जब बनाएंगे, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ भी घर में नई चीज आती है, सबसे पहले बुजुर्गों को देना चाहिए। सबसे पहले जब बड़ों को बच्चे देखेंगे कि इस तरह से सेवा हो रही है, तो वो बच्चे भी सीखेंगे। तो हमें अपने से शुरू करना चाहिए, पहले खुद सेवा करनी चाहिए, तो बच्चा जो देखता है उसी का अनुकरण करता है। तो आप तो यमुना घाटी में बहुत रही है, क्योंकि वहां पर आपका ससुराल भी था, और अभी ऐसा नहीं है, रमा डोभाल जी अभी भी उन लोगों से पूरा प्रेम प्यार रखती हैं। एक सीख है ये हमारे लिए, समाज के लिए, अभी भी वो आती जाती हैं। और रमाई घाटी यानी यमुना घाटी में बात करो तो वहां पर आज भी कई देवी मंदिरों में, आज भी उत्तराखंड देवभूमि बात करो, इस पर क्या आप कुछ फोकस करना चाहेंगे? बलि प्रथा भी मंदिरों में चलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट आप हुई है तो कई लोगों ने आपसे पार्टी के लिए बोला होगा, रिटायरमेंट पार्टी, मेहंदी रात की पार्टी, ये अभी सामाजिक में बहुत बुराइयां चल रही है, इसको लेके कैसे सुधार हो सकता है? कुछ अपना आप बताएं, अपना शेयर करें। अब ये है जो ये शादियों में जो ये मेहंदी वाली जो ये पार्टी चल रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। इनमें शराब तो नहीं परोसी जानी चाहिए। और आज काफी समाज भी जागरूक हो गया है, कई गांव में जो है प्रतिबंध हो गया है शराब पे, कि बिल्कुल शराब परोसी नहीं जाएगी। भगवान गणेश की पूजा करो, मंगल गीत गाओ, हमारे पौना गीत गाओ, कई गीत थे हमारे, खाना खा रहे मंगल गीत गाए जा रहे, बड़ा अच्छा लगता था। और ये शराब ने सारा जो है सब कुछ बिगाड़ दिया था हमारे समाज को। लेकिन अब समाज जो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। रमा जी, एक दौर जो आपने देखा है, आपकी पीड़ा हमने दिखाई, दर्शकों को भी दिखाई कि किस तरीके से आपने उस दौर में कड़े संघर्ष को जिया, जब जमाना साथ नहीं था, समाज साथ नहीं था। लेकिन अब एक दूसरा दौर है, दूसरी परीक्षा आपके साथ शुरू हो रही है, जब आप 65+ हैं, यानी अब शरीर धीरे धीरे कमजोर होता है, पेंशन भी हो जाती है, सैलरी आधी हो जाती है। अब क्या है आपका जो प्लान है, वो किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर रही हैं? मैं तो कभी कमजोर नहीं समझते अपने को, पेंशन कम हो लेकिन मेरे अंदर जुनून है। मैं कई चीजें और औरतों को भी सिखाती हूँ, बढ़िया बनाना, रोटाने बनाना, गढ़ भोज में जितनी चीजें भी हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और हम बेरोजगारों को भी रोजगार दे सकते हैं।
हम तो हैं ही फुल, लेकिन हम औरों को रोजगार दे सकते। इस ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा कम है क्या है, एक संतोष होना चाहिए, लेकिन पैसों की जो है अगर हम कुछ करें तो पैसों की कोई कमी नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं तो ये कहीं थे नहीं हमारे रहा हूँ। साथ रमा जी, जो कड़े संघर्षों से, यानी शादी के जो 4 महीने बाद से अकेला जीवन जी रही थी, उन्होंने अपना महसूस नहीं होने दिया कि उनके साथ कोई नहीं है। और आज ये उनकी मेहनत है, उनकी लगन है कि पूरा जिला, पूरा प्रदेश, पूरा देश उनके साथ है, अपने आप को जुड़ाव महसूस करती हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि आज के दौर में भी जब वो 65 प्लस हो गई, यानी अपने बुजुर्ग हो गई हैं, उसके बाद सैलरी पे आधे हो गए, उसके बाद भी वो उस जीवन को उसी मज़े से जी रही हैं, यानी एक सीख दे रही हैं आने वाले पीढ़ी को। तो आज हमारे साथ ये रमा जी जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।